नमस्ते। चरक कोचिंग सेंटर की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है हीमोपोएटिक सिस्टम के ऊपर। इसके अंदर हम देखेंगे कि कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स, हीमोपोएसिस यानी कि स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, and also we will see that structure, types and functions of hemoglobin in this lecture. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले है ब्लड। तो ब्लड के लिए ब्लड के बारे में हम बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेंगे पहले। तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि वो ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा लंग्स से लेकर पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है और बॉडी के सभी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो लंग्स तक पहुंचाता है। इसीलिए उसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोला गया है क्योंकि वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम द इट टेक्स nutritive substance from digestive system and hormones from the endocrine glands to all tissues। वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंत में जो भी न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स बनती है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है और जहाँ पे उसका स्टोरेज प्लेस है जैसे कि लीवर है तो वहाँ पे वो स्टोर होती है। ब्लड वो एक हॉर्मोन्स के लिए भी एक माध्यम है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया गया हुआ जो भी हार्मोन है उसको उसके वर्किंग प्लेस तक पहुंचाने का काम ब्लड का है। ब्लड इज अ फ्लूइड ऑफ हेल्थ। क्यों? तो इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज एंड गेट्स द रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनवांटेड सब्सटेंस बाय ट्रांसपोर्टिंग देम टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनीज। बॉडी ब्लड वो हमारी बॉडी को कई डिजीज से बचाती है। कैसे? तो ब्लड में जो WBC सेल है वो हमारे बॉडी के सोल्जर्स है। वो हमें इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम अगेंस्ट द डिजीज। जैसे कि कोई भी जैसे किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, तो वो ब्लड है वही जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जैसे कि क्रिएटिन है वो किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट करवाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकलवाते हैं। नेक्स्ट some basic properties of the blood। तो उसका कलर, तो आर्टेरियल ब्लड वो स्कारलेट रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहता है। वीनस ब्लड वो पर्पल रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ब्लड का वॉल्यूम, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कितना रहता है? तो एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर ब्लड 5 लीटर मिलेगा और जबकि फीमेल के अंदर 4.5 लीटर तक ब्लड नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर मिलेगा। न्यूबॉर्न के अंदर 450 ml जितना ब्लड वॉल्यूम मिलेगा जो कि एज और ग्रोथ के हिसाब से बढ़ता रहेगा। pH एंड रिएक्शन, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन विद द pH ऑफ 7.4। ब्लड थोड़ा सा अल्कली रहता है, स्लाइटली अल्कली। स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.052 से लेकर 1.061 तक रहती है। ब्लड के अंदर जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स रहते हैं, तो प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.022 से लेकर 1.026 तक और ब्लड सेल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.092 से लेकर 1.101 तक। विस्कोसिटी, ब्लड वो पानी से 5 गुना ज्यादा विस्कस है क्योंकि इट इज मेनली ड्यू टू आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स।
जैसे कि आगे हमने देखा था कि ब्लड के अंदर मेनली प्लाज्मा जो कि वो लिक्विड पोर्शन है, और दूसरा ब्लड सेल्स रहते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर जैसे कि हम सभी को पता है कि रेड ब्लड सेल यानी कि रक्त कण, WBC वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत कण, और प्लेटलेट्स ये ब्लड सेल्स हैं। जबकि प्लाज्मा जो कि लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर 7 to 8% सॉलिड्स रहते हैं। वो सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से द्रव्य है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। प्लाज्मा के अंदर 92 से लेकर 93% तक वाटर पार्ट रहता है, और उसके अंदर ही प्लाज्मा के अंदर ही गैस पार्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स जो कि प्लाज्मा के अंदर 7 to 8% पार्ट्स में है, तो उसमें उसमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं। तो पहले देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में रहते हैं, फैट्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स लाइक एमाइलेज, लाइपेज, जैसे वो एंजाइम्स हुए। हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो भी कोई हार्मोन सिक्रेट होता है, तो जैसे कि पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन होता है, तो वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही किडनीज के द्वारा जो इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट होता है, वैसे ही सभी हार्मोन्स का माध्यम ब्लड ही है। प्लाज्मा के अंदर सॉलिड पार्ट के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कौन कौन से वो देखते हैं। वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी द्रव्य सॉलिड्स प्लाज्मा के अंदर, जैसे कि आगे की स्लाइड में देखा हमने, प्लाज्मा जो कि लिक्विड पोर्शन है उसके अंदर सॉलिड पार्ट्स 7 to 8% है। उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज फॉर्म, फैट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स रहते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, क्लोराइड वो रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का हमारे शरीर में, बॉडी में क्या क्या काम रहता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ब्लड का न्यूट्रिटिव फंक्शन, जैसे हमने आगे भी देखा पहली स्लाइड में कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोला गया है, तो उसका न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स derived from digested food are absorbed from GIT and carried by blood to different parts of the body for growth and production of energy। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जैसे ही हमारे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी आहार या द्रव्य पाचन होता है, जिसका भी डाइजेशन होता है, उसमें से हमारी एनर्जी के लिए ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वो सब एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक के अलग अलग पार्ट्स में। तो वो एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस वो ब्लड के अंदर जाएगा और वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए काम आएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जैसे कि हमने आगे भी बात की कि इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू एल्वियोलाई। वो ब्लड वो बॉडी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई यानी कि लंग्स का एंड पार्ट्स, जो सबसे डिस्टल पार्ट होता है लंग्स का, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं।
वहाँ से ऑक्सीजन लेके बॉडी के अलग अलग टिश्यू को पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग अलग टिश्यू से लेकर वो एल्यूलाई तक पहुंचाता है। अगला फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। Waste products formed in the tissue during the various metabolic activities are removed by blood and carried to the excretory organs like kidney, skin, liver, etc. for excretion. हमारे बॉडी में काफ़ी सारी अलग अलग चयापचय की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो उसके दरमियान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है वो ब्लड के द्वारा ही डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तरफ पहुंचाई जाती है, जैसे कि किडनी, स्किन, लीवर। वहाँ से वो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट में निकला है, वहाँ से ये पार्ट से किडनी, स्किन और लीवर के द्वारा वो एक्सक्रिएट होगा, यानी कि बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो ये भी, इसमें भी ब्लड एक माध्यम बनता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, जैसे कि हमने पढ़ा आगे की स्लाइड में कि ब्लड के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स रहते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द हार्मोन्स secreted by endocrine glands to their target organ or tissue, and blood also transports enzymes। जैसे हमने आगे बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड के, जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। तो उसका काम क्या है कि वो जैसे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दिलवाना है, तो वहाँ तक जैसे पिट्यूटरी में से वो उसका स्राव होता है और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ तक ऑक्सीटोसिन को पहुँचाने का काम ब्लड का है। ब्लड transport the hormones secreted by endocrine glands to their target organs or tissues. Blood also transports enzymes। वो सभी एंजाइम्स जैसे कि एमाइलेज है, फैट के पाचन के लिए लाइपेज है, वैसे सभी एंजाइम्स को उसके जहाँ पे उसको काम करना है वहाँ तक पहुँचाने का काम वो ब्लड करता है। वाटर बैलेंस। Water content of the blood is freely interchangeable with interstitial fluid. This helps in regulation of water content of the body। जैसे कि ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने का काम करता है। उसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से बॉडी सेल्स के अंदर, और सेल्स में से अगर हाइपर वॉल्यूम या ओवर हाइड्रेशन हो गया है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वो इंटरचेंजेबल होता है। इस तरह से हमारा ब्लड वो वाटर बैलेंस का काम करता है। एसिड बेस बैलेंस। Plasma proteins and hemoglobins acts as buffers and it helps in regulation of acid base balance। एसिड बेस बैलेंस का काम प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन करते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, वो कैसे करता है, उसकी ये एसिड बेस का बैलेंस कैसे होता है उसके बारे में डिटेल चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लड, it is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body, i.e. The balance between heat loss and heat gain in the body। ब्लड वो हमारे बॉडी का तापमान मेंटेन करता रहता है थ्रू थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। स्टोरेज फंक्शन। Blood is a ready-made source for water and some important substance like protein, glucose, sodium, etc., which are constantly required by the tissue। जैसे कि हमने बताया कि जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बनता है वो ब्लड के माध्यम से उसके स्टोरेज तक पहुंचता है। लेकिन जब कोई टिश्यू या ऑर्गन को उसकी तुरंत ही ज़रूरत रहती है
तो ब्लड वो रेडीमेड सोर्स की तरह काम करता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव फंक्शन, white blood cell WBC plays an important role in the defense mechanism। हमारे श्वेत कण वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के अंदर महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, लिम्फोसाइट्स वो इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करते हैं, इओसिनोफिल्स वो डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स उसका काम करते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम इसी लेक्चर में आगे करेंगे। तो अब देखते हैं हिमेटोपोएसिस। हिमेटोपोएसिस इसको हम अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हिमेटो और पोएसिस। हिमेटो मतलब रिलेटेड टू ब्लड और पोएसिस यानी कि उसका फॉर्मेशन होना, ब्लड का फॉर्मेशन होना, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना, इसे हिमेटोपोएसिस कहते हैं। Hematopoiesis is the process of origin, development and maturation of blood cells। तो अब देखते हैं कि ये हीमोपोएसिस होता किस जगह पे है। तो इन फीटल लाइफ ड्यूरिंग फर्स्ट 2 months हीमेटोपोएसिस मेसेनकाइमल ऑफ यॉर्क सेल के द्वारा होता है। From 3rd months onwards, hematopoiesis liver, spleen, lymphoid organs के द्वारा होता है। And during last 3 months, bone marrow and liver के द्वारा hematopoiesis होता है। बर्थ के तुरंत बाद up to age of 20 years, hematopoiesis रेड बोन मेरो के द्वारा होता है और वो रेड बोन मेरो सभी बोन्स के रेड बोन मेरो से हिमेटोपोएसिस 20 साल की उम्र तक होता है। आफ्टर द एज ऑफ 20 years, membranous bones like vertebra, sternum, scapula, iliac bones, skull bones and end of long bones उसके द्वारा हिमेटोपोएसिस होता है। In adults, liver and spleen may produce blood cells if the bone marrow is destroyed। अगर कोई एडल्ट के अंदर बोन मेरो वो डिस्ट्रॉय हुआ है तो उस केस के अंदर लीवर और स्प्लीन के द्वारा भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आफ्टर एज ऑफ 20 years membranous bones like vertebra, sternum, scapula, iliac bones, skull bones and end of long bones उसके द्वारा हिमेटोपोएसिस होता है। तो ये हिमेटोपोएसिस एक हम चार्ट के स्वरूप में समझते हैं। एक प्लूरीपोटेंट हिमोपोएटिक सेल जो कि बोन मेरो में प्रेजेंट है, उसका अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि उसमें से रेड ब्लड सेल बनेगा, वाइट ब्लड सेल बनेगा, प्लेटलेट बनेगा या क्या बनेगा, वो कुछ डिसाइडेड नहीं है। उसके आगे जाके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है उसमें से लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स बनते हैं। जैसे कि लिम्फोसाइट्स तो उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट वो 2 अलग अलग होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और इम्यूनिटी वाले लेक्चर में भी हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और दूसरा पार्ट जो है वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, उसमें से फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वहाँ पे डिसाइड होता है जैसे कि CFU यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। दूसरा पार्ट है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट और तीसरा है
कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। तो अब हम एक एक करके उसको डिटेल में देखते हैं। जैसे कि CFUE मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट, उसमें से आरबीसी बनेगा। CFUM यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट में से प्लेटलेट बनेगा। और CFUGM यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट, उसमें से WBCs का फॉर्मेशन होगा। तो हम एक एक करके अब देखते हैं। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, उसमें से अलग अलग स्टेजेस है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी एक प्रश्नों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स में थे प्रो इरिथ्रोसाइट, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट और उसके बाद इरिथ्रोसाइट। ये इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि रक्त कण। तो रक्त कण के फॉर्मेशन के ये जो स्टेजेस बताए गए हैं वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। इसको आपको याद करना ही है। अब आगे इसके बारे में हम डिटेल चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। अब आगे देखते हैं कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, उसमें से मेगा कैरियोसाइट बनता है और उसमें से प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट CFUGM, उसमें से दो पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला है माइलोब्लास्ट और दूसरा है मोनोब्लास्ट। तो माइलोब्लास्ट के बारे में देखते हैं। माइलोब्लास्ट में से प्री माइलोसाइट और उसमें से 3 सेल्स जैसे कि हमने यहाँ ऊपर ही देखा है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट, तो उसमें से एक ग्रेन्युलोसाइट वाला अलग हो गया और एक मोनोसाइट वाला अलग हो गया। तो ग्रेन्युलोसाइट्स है तो उसमें से माइलोब्लास्ट, प्री माइलोसाइट्स, और उसमें से ये ग्रेन्यूल्स वाले 3 यानी कि न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, इओसिनोफिल माइलोसाइट और बेसोफिल माइलोसाइट, ये 3 बनते हैं। न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में से न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट और लास्ट में न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। इओसिनोफिल माइलोसाइट में से इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट और उसके बाद इओसिनोफिल बनते हैं। प्री माइलोसाइट उसमें से बेसोफिल माइलोसाइट और उसके बाद बेसोफिल मेटामाइलोसाइट और उसमें से बेसोफिल बनते हैं। उसके बाद देखें तो मोनोब्लास्ट, उसमें से प्री मोनोसाइट और मोनोसाइट। तो इस तरह से बॉडी में ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कण, श्वेत कण और प्लेटलेट्स, उसका फॉर्मेशन होता है। इसमें से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में है आरबीसी का फॉर्मेशन यानी कि रक्त कण का फॉर्मेशन और उसके स्टेजेस, तो आपको वो याद करनी ही है। और एक बात बताते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा साइट ऑफ हेमेटोपोएसिस, तो उसके अंदर अगर देखते हैं तो 75% ऑफ बोन मैरो वो WBC का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 75% हिस्सा बोन मैरो का वो श्वेत कण का फॉर्मेशन करता है और 25% यानी कि 25% एरिया ही बोन मैरो का वो रक्त कण का फॉर्मेशन यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन में करता है। और फिर भी आरबीसी की संख्या हमारे ब्लड में मिलियंस ऑफ में होती है और WBC की संख्या यानी कि श्वेत कण की संख्या वो हमारे बॉडी में थाउजेंड्स में होती है यानी कि हजारों में होती है। तो ऐसा क्यों? 75% हिस्सा वो WBC का फॉर्मेशन करता है
तो फिर उसकी संख्या थाउजेंड्स में ही क्यों है? और 25% हिस्सा जो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, तो आरबीसी की संख्या मिलियंस ऑफ में क्यों है? तो उसका कारण ये है कि आरबीसी की लाइफ स्पान आयु जो कि 120 दिन तक की रहती है, और डब्ल्यूबीसी की आयु यानी कि उसका लाइफ स्पान वेरी करता है 8 से 10 डेज तक। इसीलिए आरबीसी डिस्ट्रॉय बनता कम एरिया से है, कम पार्ट से है, लेकिन उसका लाइफ स्पान यानी कि उसकी आयु वो ज़्यादा होने के कारण ब्लड के अंदर वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत कण, उसका फॉर्मेशन 75% ऑफ बोन मेरो में से होता है, फिर भी उसका आयुष्य कम होने के कारण वो हमारे ब्लड में एज कंपेयर टू आरबीसी कम रहते हैं डब्ल्यूबीसी। तो चलिए आगे चलते हैं।